इस आदमी को ध्यान से देखिए, गांव में रहते हैं, साइकिल से चलते हैं, लुंगी पहनते हैं, लेकिन आज उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनी को चैलेंज किया है एक ट्वीट के माध्यम से, जिसमें उन्होंने लिखा है वी कैन टेक ऑन माइक्रोसॉफ्ट, यानी हम माइक्रोसॉफ्ट को ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। ये भारत के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल स्टार्टअप को रन करते हैं। इनकी कंपनी 2700 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट एनुअली जनरेट करती है। जहां भारत के स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स और लोन पे सर्वाइव कर रही हैं, फिर भी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही हैं, वहीं इनकी कंपनी बूटस्ट्रैप्ड होते हुए, यानी कि ना किसी इन्वेस्टर से कभी पैसे उठाए, ना कभी लोन लिया, उसके बावजूद हर साल 8,800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। एप्पल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, कोई भी बड़ी कंपनी, टाटा, आप किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए, हर कंपनी इनके सॉफ्टवेयर को ही यूज करती है। अब बात आती है कि ये है कौन। ये है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित मिस्टर श्रीधर वेम्बू और इनकी कंपनी का नाम है ज़ोहो। तो आइए जानते हैं कि एक गांव के साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने कैसे बनाई 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी। नमस्कार, मेरा नाम है अभ्युदय मिश्रा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बिजबस क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भारतीय कंपनी के ओनर या फाउंडर एंड सीईओ के बारे में, जिन्होंने एक ट्वीट किया है, डायरेक्ट चैलेंज किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को। कौन है ये कंपनी और कौन है इस कंपनी का फाउंडर एंड सीईओ? आइए हम इस बारे में बात करते हैं। इनका जन्म सन 1968 में तमिलनाडु के थंजौर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव में हुआ। उसके कुछ साल बाद उनके पिताजी की नौकरी चेन्नई के हाई कोर्ट में एज ए स्टेनोग्राफर लगी और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ चेन्नई मूव कर गए। पढ़ने लिखने में होशियार थे ही और एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट था इनका। तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद जेईई का एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसमें 27वीं रैंक प्राप्त करके आईआईटी मद्रास में उन्होंने एडमिशन लिया एज एन इलेक्ट्रिकल ट्रेड। अच्छा, बीटेक के दौरान उनको एक चीज़ समझ में आई कि ये किताब कॉपी वाली पढ़ाई बहुत हल्की थी उनके आगे, क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट था, हार्डवेयर से खेलने का बड़ा शौक था। तो उन्होंने किसी तरह अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और उसके बाद पहुंचे वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। वहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में पीएचडी करके डॉक्टर्स की उपाधि लिया। 1994 में पीएचडी कंप्लीट करने के बाद उन्होंने ज्वाइन किया क्वालकॉम इनकॉर्पोरेशन। अच्छी पोजीशन, बढ़िया सैलरी, अच्छा पैकेज, लेकिन मन में एक ही मलाल था कि देश के लिए कुछ करना। 2 साल तक जॉब करने के बाद उनके भाई ने उनको प्रपोज किया कि क्यों ना हम खुद की कंपनी स्टार्ट करें, और उसी टाइम पे उन्होंने सोचा कि ये राइट टाइम है। तो 96 में उन्होंने सारा सामान रैप अप किया, H1B वीज़ा को गिव अप किया और वापस आए इंडिया और स्टार्ट किया एडवेंट नेट, जो कि उनकी पहली कंपनी थी। अब वो चेन्नई पहुंचते हैं और दोनों भाई एक रूम में कंपनी स्टार्ट करते हैं और सोचा उन्होंने कि एक हार्डवेयर डेवलप करेंगे और उसको बेचना शुरू करेंगे। तो जो सेविंग्स थी उनके पास, उससे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे वो दौर नहीं था जहाँ पे शार्क टैंक चल रहा हो या फिर इन्वेस्टर्स फंडिंग हो रही हो, और इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं था। तो सेविंग्स के थ्रू उन्होंने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, लेकिन कुछ ही समय में उनको समझ में आ गया कि हार्डवेयर डेवलप करने में पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं और वो वैसा डेवलप भी नहीं हो पाया जैसा वो चाहते थे। अब यहाँ से एक लेसन भी लर्न करने को मिलता है हमें कि एक बिजनेस ओनर को या फिर एक एंटरप्रेन्योर को कभी रिजिड नहीं होना चाहिए। उन्होंने देखा हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उनके दिमाग में स्ट्राइक किया कि चलो सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें पैसे भी कम लगेंगे और वो चीज़ उन्हें आती भी थी। तो अब उन्होंने किया पहला सॉफ्टवेयर डेवलप और पहुंचे अपने पहले क्लाइंट के पास। फर्स्ट डील किया $30,000 में। अच्छा, बेच तो दिया, लेकिन क्लाइंट से एक फीडबैक मिला। क्लाइंट ने बोला तुम्हारे सॉफ्टवेयर में दम था इसलिए मैंने परचेज कर लिया, वरना तुम्हारे पास सेल्स स्किल तो बिल्कुल ही नहीं है। उससे उन्होंने एक सबक सीखा कि मुझे कोडिंग डेवलपमेंट भले ही आता हो, लेकिन सेल्स स्किल अभी तक मैंने नहीं सीखा है। उसके बाद उन्होंने एक सेल्स पर्सन को हायर किया। 2 साल तक उस सेल्समैन के आसपास ही रहे, जो भी मीटिंग करता था बगल में बैठ के देखते थे केवल कि वो बेचता कैसे है, और 2 साल के बाद उन्होंने ये डेवलप किया अपने अंदर स्किल। अच्छा, इस टाइम पे उनको रियलाइज हो गया था कि हर डिपार्टमेंट में एक बंदे की ज़रूरत है, फिर चाहे वो मैनेजमेंट का हो या सेल्स का हो, फाइनेंस का हो। तो उन्होंने अपनी नींव पहले तैयार किया।
हर डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट को रखा। 2 साल में उनका रेवेन्यू $1 मिलियन पहुंच चुका था, यानी कि ठीक ठाक तरक्की हुई। और उसके 1 साल बाद करीब करीब $2 मिलियन। उसी टाइम पे उनको एक इन्वेस्टर मिलता है जो उन्हें ऑफर करता है $25 मिलियन पूरी कंपनी बेचने के लिए। तो 4-5 लोगों की टीम थी, बैठे 4-5 लोग आपस में डिस्कशन करना शुरू किए कि क्या ये कंपनी बेचनी है। अब सबका मानना था क्यों ही बेचना है, काम बढ़िया चल रहा है, चलाते हैं। तो उन्होंने वो आइडिया वहीं पे ड्रॉप किया और उसके बाद से आज तक कभी इन्वेस्टर के प्रति कोई रुचि नहीं। 2000 आते आते उनकी कंपनी की वैल्यूएशन $10 मिलियन पहुंच चुकी थी। लेकिन उसी टाइम पे आता है .com बबल बस्ट। अब क्या है ये .com बबल बस्ट, इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इस पे पूरी डिटेल्ड वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसका इफेक्ट ये आया कि उनके 80% से ज़्यादा क्लाइंट रातों रात बैंकरप्ट हो गए। जितनी भी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज थी वो बंद हो गई, सिर्फ कुछ एक बड़ी कंपनीज को छोड़ दे तो। लेकिन उस टाइम पे भी जो नैस्डैक इंडेक्स 5000 से ऊपर उस समय चल रहा था वो गिर के 1500 पे पहुंच चुका था। उस समय इनकी कंपनी में 115 के आसपास एम्प्लॉइज काम करते थे और सिचुएशन ये आ गई थी कि इनके 80% से ज़्यादा क्लाइंट बैंकरप्ट हो चुके। ऐसी सिचुएशन में जहां ज़्यादातर बिजनेसमैन अपनी कंपनीज में ले ऑफ अनाउंस कर देते हैं, उसी जगह एज अ विजनरी एंटरप्रेन्योर इन्होंने उस साल को डिवोट किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। यानी एक भी एम्प्लॉइज को ना निकालते हुए उनसे बोला कि जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप अभी तक किया है उस पर और काम करते हैं, उसको और एफिशिएंट बनाने पे काम करते हैं। तो इस R&D के दौरान उन्होंने अपनी टीम के साथ डेवलप किया मैनेज इंजन, जो आज की डेट में उन्हें सुपर डुपर रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। और फिर उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना हम एक क्लाउड सर्वर पे काम करें। अच्छा, उस दौरान मार्केट में उन्होंने गैप देखा कि बड़ी कंपनीज तो महंगे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही थी, लेकिन छोटे बिजनेसमैन के लिए ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं था जो उनके डेली बिजनेस ऑपरेशंस को ईजिली संभाल पाए। तो इन्होंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया और इसका नाम रखा ज़ोहो। तो ज़ोहो उनके एक सॉफ्टवेयर का नाम था। कंपनी का नाम आज भी था एडवेंटनेट इनकॉर्पोरेशन, जो कि एक US रजिस्टर्ड कंपनी है। तो ज़ोहो सॉफ्टवेयर 2005 के आसपास डेवलप किया गया था। अच्छा, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि भारत में भी एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। तो 2009 में उन्होंने रजिस्टर कराया ज़ोहो कॉर्पोरेशन। तो आइए अब जानते हैं कि ज़ोहो ने ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट किया जिससे वो इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन गई। तो इनका जो पहला फैक्टर है वो है लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इनके 80% से ज़्यादा क्लाइंट्स US बेस्ड हैं। अब एक बात को समझिए, US में इंफ्रा भी महंगा है और एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट भी। उसी को अगर भारत से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे रेंट भी सस्ता है, एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट भी, और इसीलिए उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिला और उनके अच्छे मार्जिन्स निकल के आए। दूसरा पॉइंट की अगर बात किया जाए तो वो है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। छोटे से लेके बड़े बिजनेस इनके 45 से ज़्यादा एप्लीकेशंस को आज यूज़ करते हैं। इनकी टीम एवरेज 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट हर साल लॉन्च कर देती है। तीसरा बिगेस्ट फैक्टर इनका फ्रीमियम मॉडल है, यानी कि पहले ये कस्टमर से कहते हैं कि आप हमारे ऐप्स को फ्री में यूज़ करिए और अगर अच्छा लगे तो इसके लिए बाद में पे करिएगा। चौथा, इनका विजन मार्केट में गैप फाइंड करने का। जो कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज को महंगे सॉफ्टवेयर बेच रही थी, उसी जगह पे ये सस्ते में छोटे बिजनेसेस के लिए सस्ते एप्लीकेशंस को लॉन्च किए और उससे इनका जो क्लाइंट बेस है वो आज की डेट में 10 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर एक कंपनी में 18,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, वो पूरा इंफ्रा मैनेज कैसे करते हैं, वो हायरिंग कहाँ से करते हैं। तो मिस्टर श्रीधर वेम्बू का ये मानना है कि ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यहाँ तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे TCS हो गई, विप्रो हो गई, एक्सेंचर हो गई, ये सारी कंपनीज जाके हायरिंग करती हैं, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। हम जाते हैं छोटे कॉलेजेस में और वहाँ से हायरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ से हायरिंग करने पर भी उनको एक समस्या दिखी, लोगों को हायर तो कर लेते हैं लेकिन स्किल्स कुछ नहीं होते, सिखाना उन्हें जीरो से ही पड़ता था। तो इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए उन्होंने रियलाइज किया कि क्यों ना हम खुद की ही एकेडमी स्टार्ट कर ले जहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, और यहाँ से शुरुआत हुई ज़ोहो स्कूल ऑफ लर्निंग की। और उसके लिए उन्होंने टारगेट किया 10th और 12th के बच्चों को। इन्होंने अपने स्कूल में स्किल बेस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम्स स्टूडेंट के लिए
लॉन्च किया। तो इन कोर्सेज की ड्यूरेशन 6 महीने की होती है, जहां स्टूडेंट्स के टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाता है। कोर्स खत्म होने के बाद जो स्टूडेंट्स इनकी कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं उनको वो जॉब ऑफर कर देते हैं और बाकियों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। ये थी जोहो की अब तक की कहानी। अब जानते हैं कि जोहो आगे किन चीजों पे काम कर रहा है। तो अब तक जोहो का मैक्सिमम रेवेन्यू यूएस से आता है। इंडिया में तो मात्र 15 से 20% का ही कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अब उनका इंटायर फोकस है इंडियन मार्केट में एक्सपेंशन का, और साथ ही साथ वो इंडियन डेटा प्राइवेसी पे भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। अब तक हमारे पास यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर और ब्राउज़र के ऑल्टरनेट नहीं थे, पर अब हैं। बात करें अगर ब्राउज़र की, तो जोहो ने रिसेंटली लॉन्च किया है ऊला ब्राउज़र। बात करें अगर प्रेजेंटेशन की, तो अब आप वो जोहो शो पे दे सकते हैं। इस पर रिसेंटली भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने भी एक प्रेजेंटेशन दिया और उसे काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। बात करें अगर व्हाट्सएप की, तो उसका भी ऑल्टरनेटिव आ चुका है जोहो के द्वारा, जिसका नाम है एराटाइप। आप में से कितने लोग इन ब्राउजर्स और एप्लीकेशन पे स्विच हो चुके हैं, नीचे कमेंट में लिख के बताइए। साथ ही साथ अभी श्रीधर जी ने एक सेमीकंडक्टर प्लांट भी डाला है, जिसमें करीब $20 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आज की डेट में वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ बिताते हैं। जनवरी 2025 में श्रीधर जी ने कंपनी के सीईओ की पोजीशन से खुद को स्टेप डाउन किया और शैलेश कुमार दवे को एज अ न्यू सीईओ अपॉइंट किया। आज की डेट में वो कंपनी में चीफ साइंटिस्ट के पोजीशन पे है। अच्छा, ये कोई फैंसी लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं। इतनी बड़ी कंपनी के ओनर होते हुए भी आज भी वो गांव में ही रहते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं, साइकिल से चलते हैं, सिंपल लुंगी और शर्ट पहनते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। बेसिकली एक सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के बेस्ट एग्जाम्पल है ये। तो ये थी श्रीधर जी की जर्नी की एक छोटी सी झलक। अगर मैं इन पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो मुझे भी नहीं पता कितना समय लगे। हो सकता है 3-4 घंटे की मुझे वीडियो बनाना पड़े, क्योंकि मैं खुद इनके आइडियाज़ और विजन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मैं अभ्युदय मिश्रा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बिजबस क्रिएशंस, श्रीधर जी के विजनरी अप्रोच और स्वदेशी माइंडसेट को सल्यूट करते हुए आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।